रागिनी और उषा नाम की दो बहनें आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। रागिनी बड़ी बहन थी और 12वीं में पढ़ती थी और उषा छोटी बहन थी और 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। रागिनी उषा का पूरा ख्याल रखती थी। उनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा कभी भी अपने माता पिता के आगे किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। एक दिन दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे कि तभी उषा की नजर एक पकोड़े के ठेले पर पड़ी। दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चल के थोड़े पकोड़े खा लेते हैं। नहीं उषा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वो पकोड़े खा सकें। दीदी, ज्यादा नहीं खाएंगे, बस थोड़े से ही लेंगे। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, पिताजी ने दिए थे एक दिन। लेकिन उषा, थोड़ा सा खाएंगे भी तो फिर और खाने का मन करेगा, इसलिए अच्छा है कि हम ना ही खाएं। थोड़े से पैसे हैं तो जमा कर लो, बाद में सही चीज पर खर्च करना। ठीक है दीदी। उषा रागिनी का सम्मान करती थी, इसलिए वो कभी भी रागिनी से भी जिद नहीं करती थी। रागिनी के मना करने के बाद वो मान तो जाती है, लेकिन उसको पकोड़े खाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो उदास हो जाती है। रागिनी ये बात जानती थी। वो घर पहुंचकर उषा से कहती है, उषा, तुम्हारा मन बहुत है ना पकोड़े खाने का? हाँ दीदी, उस समय उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा मन बहुत था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही पकोड़े बना दूंगी, लेकिन उस दिन के बाद फिर तुम नहीं कहोगी, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, मैं नहीं कहूंगी कभी। रागिनी घर में ही उषा के लिए पकोड़े बनाती है। उषा पकोड़े खाती है और उसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वाह दीदी, क्या बढ़िया और स्वादिष्ट पकोड़े बनाए आपने, मजा आ गया। थोड़े और दे दो। बस उषा, थोड़े से और हैं, माँ और पिताजी के लिए भी रखना है। शाम को जब वो लौटेंगे उन्हें भी तो दूंगी। बस दीदी, थोड़े से और दे दो, फिर नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, लो। रागिनी उषा को और पकोड़े देती है और उसके बाद बचे हुए पकोड़े अपनी माँ और पिताजी के लिए रख देती है। दीदी, आप नहीं खा रही? नहीं उषा, थोड़े ही तो है, माँ और पिताजी के लिए रखे हैं, मैं भी खाऊंगी तो क्या ही बचेंगे। दीदी, आप नहीं खा रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आपसे और नहीं मांगने चाहिए थे। कोई बात नहीं उषा, तुमने खा लिए, तुम्हें अच्छा लगा, मेरे लिए वही काफी है। अच्छा चलो, अब मैं रसोई साफ करती हूँ और फिर पढ़ाई भी तो करनी है। दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं उषा, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मैं कर लूंगी। उषा पढ़ने के लिए चली जाती है और रागिनी रसोई की साफ सफाई करके पढ़ने बैठ जाती है। शाम को जब उनके माता पिता आते हैं तो रागिनी उन्हें चाय के साथ पकोड़े देती है। अरे, ये पकोड़े कहाँ से लाए तुम? माँ, लाए नहीं है, दीदी ने घर में ही बनाए। बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन आज पकोड़े क्यों बनाए? पिताजी, उषा ने स्कूल से लौटते समय पकोड़े की दुकान देखी तो इसका मन था खाने का। इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इसके लिए घर में ही बना दिए। थोड़ा आप लोगों के लिए भी रखे। तुमने नहीं खाए? खा लिए थे माँ। नहीं माँ, रागिनी दीदी झूठ बोल रही हैं, इन्होंने नहीं खाए, मेरे और आप लोगों के लिए रखे हैं। नहीं रागिनी, ये ठीक नहीं है, तुम्हें भी खाना चाहिए था। नहीं माँ, आप लोग खाइए ना। लो, तुम्हें भी चखना चाहिए कि कैसे बनाए हैं, खाओ जल्दी। रागिनी पकोड़े चखती है, उसे भी वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। फिर रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन रागिनी और उषा स्कूल जाते हैं। वहां पर उनकी टीचर कहती है, बच्चों, कुछ दिनों में स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है, सभी को अपने अपने स्टॉल्स लगाने हैं, तो वो सभी सोच लें कि किस तरह का स्टॉल उनको लगाना है। मैडम, क्या कोई भी स्टॉल लगा सकते हैं? हाँ रागिनी, किसी भी तरह का। ये देखा जाएगा कि किसके स्टॉल में सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं और सामान खरीदते हैं। मैडम, हम क्या लगाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो, थोड़ा समय है अभी, सोचो, कुछ न कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसे तुम आसानी से लगा सको। ठीक है मैडम, मैं सोचती हूँ। छुट्टी के समय रागिनी और उषा लौट रहे होते हैं। उषा रागिनी से कहती है, दीदी, आज आपको भी आपके टीचर ने स्टॉल्स के बारे में बताया? हाँ उषा, बताया था। तो आपने सोचा कि आप कौन सा स्टॉल लगाएंगी? वही तो समझ नहीं आ रहा, पैसे भी ज्यादा नहीं है हमारे पास, लगता है हमें ये प्रतियोगिता छोड़नी पड़ेगी। आप ऐसा क्यों कहती हैं? घर जाकर सोचते हैं ना। हाँ ठीक है, चलो अभी तो जल्दी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। दोनों घर पहुंचती हैं और फिर खाना खाकर आराम करती हैं। शाम को माता पिता लौटते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहुत ही गंभीरता से बात कर रहे हैं। अरे, क्या बात कर रही हो तुम दोनों? बड़े ही डूबी हुई हो बातचीत में। कुछ नहीं माँ, आज टीचर ने स्टॉल लगाने की प्रतियोगिता की बात कही थी, समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा स्टॉल लगाऊं।
अरे इतनी परेशान क्यों हो? स्टॉल नहीं भी लगाओगी तो क्या होगा? नहीं पिताजी, अगर दीदी जीत गई तो स्टॉल में जो भी पैसे बनेंगे वो उनके होंगे और इनाम भी मिलेगा। अरे तो बेटा चिंता क्यों कर रही हो? अगर तुम करना ही चाहती हो तो कोई खेल से जुड़ी हुई चीजों का स्टॉल लगा लो, बच्चे आएंगे खूब खेलने के लिए। माँ, बहुत बच्चे खेल का ही लगा रहे हैं। अरे तुम लोग भी किस चिंता में पड़ गए? रागिनी बेटा, तुम्हें याद है तुमने एक बार हम सबको बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे पकोड़े खिलाए थे? तुम वही बनाओ, देखना ये बहुत अलग होगा और सबको पसंद भी आएगा। हाँ दीदी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो तुम्हारे हाथ के पकोड़े उस दिन खाए हैं, बहुत अच्छे बने थे। तुम उसी का स्टॉल लगाओ। रागिनी को सबका सुझाव पसंद आता है, लेकिन वो कहती है, उस दिन तो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन स्टॉल के लिए इतने सारे पकोड़े मैं अकेले नहीं बना सकती। तो मैं करूंगी ना आपकी मदद। वैसे भी मैडम ने कहा है कि आप किसी एक साथी को अपने साथ रख सकते हैं। तुम छोटी हो, तुम कैसे करोगी? ओ दीदी, अभी तो प्रतियोगिता में दिन है, आप मुझे सिखा दो तब तक। इसी बहाने मुझे कुछ और दिन पकोड़े खाने को मिल जाएंगे। ठीक है पिताजी, आप बाजार से थोड़ा ज्यादा प्याज ले आना, मैं इस बार प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। ठीक है बेटी, अब तो समस्या सुलझ गई ना तुम्हारी। चलो अब दोनों माँ की मदद करो खाना बनाने में। हाँ, दोनों माँ की मदद करते हैं और फिर अगले दिन से रागिनी उषा को सिखाने लगती है कि स्वादिष्ट पकोड़े कैसे बनते हैं। प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है और सभी बच्चे स्कूल में अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। उषा और रागिनी भी अपना स्टॉल लगाते हैं। उसके लिए वो एक छोटा सा स्टोव लाती है, जो कि उसके पिताजी चाय की दुकान में भी रखते थे। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। काफी ग्राहक आते हैं और बच्चों के स्टॉल पर जाते हैं। अरे यहाँ तो बड़े ही अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं। हाँ, बच्चों ने काफी मेहनत की है। कहीं खिलौनों के हैं, कहीं खेल के और कहीं खाने के। हाँ, सही कह रहे हो। चलो चलकर सभी जगह देखते हैं और कुछ अच्छा लगे तो खरीदेंगे भी। इस तरह कई ग्राहक अलग अलग स्टॉल्स पर जाते हैं। उषा और रागिनी के स्टॉल पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। दीदी, हमारे स्टॉल पर तो लोग आ ही नहीं रहे, क्या करें? धीरज रखो उषा, अभी सब खेलने में व्यस्त हैं। थकने लगेंगे और भूख लगेगी तो आएंगे। हाँ, बस आ जाएं सब, अच्छी बिक्री हो हमारी। सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ग्राहक सारे इधर उधर जाने लगे। ये क्या हो गया दीदी, बारिश शुरू हो गई, अब कौन आएगा? सब तो चले जाएंगे। शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था कि हम प्रतियोगिता जीते। जब प्रतियोगिता ही नहीं होगी तो फिर हम भी यहाँ रुककर क्या करें? चलो चलते हैं, सामान समेटते हैं। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और अपना सामान समेटने लगते हैं। तभी पीछे से कोई औरत आवाज देती है, सुनो, बारिश बहुत तेज है, तुमने तो पकोड़ों का स्टॉल लगाया है। बारिश में पकोड़ों का मजा ही कुछ और है, इसलिए मुझे जल्दी से ये प्याज के पकोड़े दे दो, गर्मा गर्म। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी गर्मा गर्म पकोड़े देती हूँ। चटनी भी होगी? हाँ है ना, अभी देती हूँ। जल्दी से गरम गरम पकोड़े देती है रागिनी। औरत को पकोड़े बहुत ही पसंद आते हैं। बारिश में उसे पकोड़े खाते देख बाकी के ग्राहक भी वहां आ जाते हैं और फिर रागिनी और उषा से पकोड़े खरीदने लगते हैं। रागिनी और उषा जल्दी जल्दी सबको पकोड़े देती हैं। वाह, इस बारिश के मौसम में ये प्याज के चटपटे पकोड़े, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? चटनी भी क्या स्वादिष्ट है, मजा आ गया। अरे मैं तो कहूंगा कि आज का सबसे मजेदार स्टॉल यही है। हाँ बच्चों, तुमको पता था क्या आज बारिश होगी? जो इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाए, आप सबको बहुत पसंद आए, इसके लिए धन्यवाद। रागिनी और उषा के पकोड़े ने बारिश का मजा दोगुना कर दिया था। खूब बिक्री होती है दोनों बहनों की और आखिर में पता चलता है कि उस स्टॉल की प्रतियोगिता को दोनों ही बहनों ने जीत लिया है। दोनों बहुत ही खुश होती हैं और वो ये खबर अपने माता पिता को देती हैं। माँ, आपको पता है दीदी और मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली है, ये देखिए हमारी कमाई। दोनों को बहुत बहुत बधाई, और अब इनाम भी मिलेगा। तुम दोनों की मेहनत रंग लाई, और क्या चाहिए अब हमें? बस दोनों इसी तरह अपनी पढ़ाई में भी तरक्की करो। पिताजी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। अब तो हम इतने अच्छे पकोड़े बनाते हैं, क्यों ना हम भी आप दोनों के साथ पकोड़े बनाकर बेचें? बहुत अच्छी बिक्री होगी और सोचिए बारिश में तो जमकर कमाई होगी। नहीं बेटा, इस तरह हमें तुमसे काम नहीं करवाना। इस समय तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है। स्कूल में प्रतियोगिता के लिए ये सब ठीक था, लेकिन अब नहीं।
माँ बिल्कुल ठीक कह रही है उषा, इस समय पढ़ाई जरूरी है, पैसे तो बाद में भी कमाए जा सकते हैं। रागिनी और उसके माता पिता उषा को समझाते हैं और उषा समझ जाती है, लेकिन वो रागिनी से कहती है कि उसे पकोड़े खाने से तो ना रोके, कभी कभी तो खा सकती है ना। रागिनी उसे कहती है कि उसका जब भी मन करे वो उसे बनाकर जरूर खिलाएगी। हर रोज की तरह रिया अपने कॉलेज जाती है, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही थी। तब उसकी सहेली पलक उसके पास आती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है। क्या बात है रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? बस यार मैं क्या बताऊँ, हर रोज घर में वही कलेश, हर रोज वही टेंशन, कभी खत्म ही नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ, बहुत परेशानी है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। पलक, अब यार हर चीज के लिए हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई कितनी ही मदद करेगा, घर के छोटे छोटे खर्चे तक नहीं निकल रहे, पूरी जिंदगी का सवाल है, हम आगे अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, काफी परेशानी की बात है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उन्हीं का भरोसा है, उनके अलावा कुछ भरोसा है भी नहीं। लेकिन इतना समय हो गया है, आखिर सब ठीक कैसे होगा और कब होगा? मुझे तो लगता है मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। नहीं, तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, आज के जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे हालात मुझे पढ़ने नहीं देते, मुझे हर समय चिंता सताती रहती है। मुझे पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा, मुझे कहीं नौकरी ढूंढनी ही होगी। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है। रिया को इतना परेशान देख उसकी सहेली पलक भी काफी उदास हो गई थी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे रिया की मदद करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ रिया कॉलेज जाना छोड़ देती है और उसे एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। ए लड़की, ढंग से काम कर, वरना मैं तुझे तेरे पैसे नहीं दूंगी। जी मालकिन। और हाँ, आज का काम ज्यादा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा देर तक रुकना होगा। लेकिन मालकिन, मेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई और आज तो मुझे घर जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकता ना। मालकिन, मुझे वो काम आज ही करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ काम करना है तो मेरे हिसाब से चलना है, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है यहाँ काम करने की, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। रिया को मजबूरन वहां पर काम करना पड़ रहा था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपना कॉलेज छोड़कर ये काम करना शुरू किया। रिया दिन रात मेहनत करके एक एक पाई पाई कमा रही थी। देर रात तक काम करने के बाद रिया थक कर घर पहुंचती है। बेटा, आज तुझे इतनी देर कैसी हो गई? माँ, आज ढाबे पर बहुत काम था। ठीक है बेटा, तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। सीमा रिया के लिए खाना लाती है और वो खाना खाकर ही सो जाती है। इस तरह कई दिन भी बीत जाते हैं। फिर एक दिन पलक उसके घर आती है। कैसी है रिया तू? बस यार ठीक ही हूँ, तू बता। मेरा तो तेरे बिना मन ही नहीं लगता। इतने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। पहले तो हम दोनों रोज मिल लेते थे, लेकिन अब तो पूरा 1 महीना बीत गया। क्या करूँ यार पलक, मजबूरी है। मैं जानती हूँ। अच्छा ये बता, तेरी खड़ूस मालकिन तुझे परेशान तो नहीं करती ना? अरे उसके बारे में तो पूछ ही मत। मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी कर ली, उसने तो मेरी आधी पगार ही काट ली थी। क्या? वो खड़ूस तो है, लेकिन साथ में इतनी बुरी है, मुझे ये नहीं पता था। तो उसके पास काम कर ही मत, वो सरासर तेरा फायदा उठा रही है। लेकिन पलक, और कहीं काम भी तो नहीं है। मैंने बहुत सी जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिला। ये भी है। कोई बात नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू बस अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी उम्मीद है सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। पलक वहां से चली जाती है। पलक को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सहेली को इस तरह काम करना पड़ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे, उसमें उसकी मजबूरी थी। पलक घर जाती है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, आज मैं रिया से मिलने गई थी। उसकी मालकिन उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती और उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है, साथ में उसे ठीक से पगार भी नहीं देती। पलक अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, रिया बहुत ही अच्छी लड़की है और साथ ही वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
हाँ माँ, मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। काश मैं उसकी मदद कर पाती। इस बात से पलक की माँ को एक आइडिया आता है। बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया माँ? तुम मेरी सहेली को जानती हो ना, उनके घर के हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बाद उसने अपने पकोड़े का ठेला लगाया। इसके बाद तो उसके घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। तो माँ, इन सब से रिया का क्या लेना देना? अरे बेटा, कितनी बार रिया ने कद्दू के पकोड़े बनाए हैं। वो बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाती है। तुम उससे कहो कि वो भी अपना खुद का बिजनेस कर ले। हाँ माँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वो आंटी अब काफी अच्छा मुनाफा कमा रही है। रिया भी अपना खुद का काम करेगी तो उसे दूसरों की डांट नहीं सुननी होगी। वैसे भी वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा। हाँ माँ, सच में तुसी ग्रेट हो। आपने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू सो मच माँ। मैं कल ही जाकर पलक से बात करूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल। ये सब कुछ सुनकर पलक बहुत खुश हुई और अगले ही दिन वो अपनी सहेली रिया से मिलने जाती है। अरे पलक, तुम, लगता है तुम्हारा मेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया देने आई हूँ। आइडिया? कैसा आइडिया? पलक अपने आइडिया के बारे में रिया को सब कुछ बताती है। पता नहीं पलक, मैं नहीं जानती कि ये काम करेगा भी कि नहीं। अरे क्यों नहीं काम करेगा? तुम हो ही इतनी लाजवाब। तुम इतने टेस्टी पकोड़े बनाती हो और आंटी के हाथों का भी जवाब नहीं। वो भी बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है। देखना, जो भी तुम्हारे हाथ के बने पकोड़ों को खाएगा वो इन पकोड़ों के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएगा। बस बस मैडम, अब बस भी करो। मेरी तारीफों के इतने पुल मत बांधा करो तुम। मैं सही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। तुम जानती हो ना, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, लेकिन ये भी देखो, तुम्हें मुनाफा किस में ज्यादा होगा। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है रिया। शुरुआत में तो किसी भी काम में मेहनत भी ज्यादा ही लगती है और हमें थोड़ा इंतजार भी करना होता है, लेकिन जब हमारी मेहनत का फल मिलता है तो बहुत ही मीठा होता है। इसलिए तुम इस बारे में जरूर सोचना। रिया थोड़ा सोच कर कहती है, ठीक है, एक बार ट्राई करने में हर्जी क्या है। रिया की ये बात सुनकर पलक बहुत खुश हो जाती है। ये चलो, अच्छा है, फाइनली तुमने मेरी बात मान ही ली। रिया इस बारे में अपनी माँ से बात करती है। हमें एक बार ट्राई करना चाहिए माँ। ठीक है बेटा। इस तरह सीमा और रिया कद्दू के पकोड़े का ठेला लगाते हैं। पकोड़े लो पकोड़े, गर्मा गर्म कद्दू के पकोड़े, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म स्वादिष्ट कद्दू के पकोड़े। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके पास कुछ ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। जी बहन जी, कद्दू के पकौड़े लगा दीजिए। वैसे मैंने आज तक कद्दू के पकौड़े नहीं खाए। अगर टेस्टी नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ चलकर कोई और पकौड़े खा लेते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा ना हो कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएं। मुझे तो लगता था कि कद्दू के पकौड़े कुछ अलग होंगे, तो एक बार खा कर देख लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे ही बर्बाद हो जाएं। इसलिए आप रहने दीजिए, हमारे लिए पकौड़े मत लगाइए। नहीं भाई साहब, कद्दू के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होंगे, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे ही दोनों ग्राहक वहां से जाने लगते हैं, तभी रिया उन्हें रोकते हुए कहती है, एक काम कीजिए, आप पकोड़े खरीदिए मत। आप पहले एक पकोड़ा चख कर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप खाइएगा, वरना आप जा सकते हैं। ये आइडिया मुझे सही लगता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों ग्राहक जैसे ही पकोड़े चखते हैं, उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यार, मैंने तो जितना सोचा था ये उससे भी कई गुना स्वादिष्ट है। हाँ यार, ये पकोड़े खाकर तो मजा ही आ गया। आप एक काम कीजिए, हमारे लिए 1 प्लेट पकोड़े और लगा दीजिए। जी, मैं अभी लगाती हूँ। तब वो उन्हें कद्दू के पकोड़े देते हैं। कद्दू के पकोड़े खाने के बाद वो दोनों ग्राहक उन्हें पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि हमारे पास इसीलिए कम ग्राहक आते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कद्दू के पकोड़े अच्छे नहीं होंगे। हाँ बेटा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कोई और पकोड़े बनाना शुरू करे? नहीं माँ, अभी आपने देखा ना कि उन ग्राहकों को हमारे पकोड़े कितने पसंद आए। हम अगर सबसे अलग कुछ करेंगे तो हमारी बिक्री ज्यादा हो सकती है। बस हमें इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करना होगा। कैसा ट्विस्ट? हम सबको एक एक पकोड़ा फ्री में टेस्ट करने के लिए देंगे। इससे हमारे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे, क्योंकि उन्हें फ्री में खाने जो मिलेगा।
हाँ बेटा, ये आइडिया तो अच्छा है। वो दोनों माँ बेटी ऐसा ही करती है। सभी ग्राहक के लिए ट्रायल के लिए वो कुछ पकोड़े फ्री रख लेती है। इससे अब आता जाता हर व्यक्ति उनके पास आता। कोई ऐसे ही टाइम पास करने आता तो कोई सच में कद्दू के पकोड़ों को टेस्ट करना चाहता था। जैसे ही कोई भी उनके कद्दू के पकोड़े को टेस्ट करता, उन्हें वो बहुत पसंद आते और कोई ना कोई उन्हें वहाँ खाने लगता या घर के लिए पैक करवा कर ले जाता। तुम्हारा ये आइडिया तो काम कर गया। अब तो हमारी अच्छी बिक्री होने लगी है। हाँ माँ, सच में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। अब उन दोनों का ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। बेटा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुम दोनों की वजह से घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो गई है। हाँ, अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्ज चुका पा रहे हैं, वरना मुझसे अकेले ये सब संभालना मुश्किल हो गया था। सब रिया का ही कमाल है। इसने अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे लिए इतना कुछ किया। नहीं माँ, कलाकारी तो आपकी ही थी। अच्छा बेटा, अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो। बेटा, अब हमारा काम सही चल रहा है। तुम अपना कॉलेज पूरा कर सकती हो। लेकिन माँ, तुम अकेले सब कैसे संभाल पाओगी? बेटा चिंता मत कर। सुबह तू कॉलेज जा, सुबह मैं सब संभाल लूंगी और शाम को कॉलेज के बाद तू मेरी मदद करवा देना। लेकिन बेटा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तूने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तभी वहाँ पलक भी आ जाती है। क्या इसका मतलब तुम पहले की तरह से मेरे साथ कॉलेज चलोगी? हाँ पलक। ये बात सुनकर पलक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये अब आएगा ना मजा। शुक्र है मेरी सहेली का साथ दोबारा मिल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारी मदद ना करती तो आज सब ठीक ना होता। माय डियर फ्रेंड, सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। अच्छा, अब तुम मेरे लिए भी कुछ स्वादिष्ट डिश बनाओ। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ अलग बनाकर खिलाऊंगी। चलो। आरती, एक काम करो, तुम जल्दी से आलू के पराठे और आलू टमाटर की सब्जी बना दो। तुम्हारे भैया ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। क्या पता मुझे लेट हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से उनके लिए नाश्ता तैयार कर दो। ठीक है भाभी। इतना बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। पर तभी आरती की दूसरी भाभी सुनीता उसके पास आती है और अपनी ननद को किचन में काम करता देख उससे कहती है, आरती, आज नाश्ते में क्या बना रही हो तुम? वो भाभी, बड़ी भाभी ने कहा है कि आज मैं आलू के पराठे और आलू की सब्जी बना दूं, इसलिए मैं वही बना रही हूँ। तुम्हारे भैया मॉर्निंग में ऑयली फूड नहीं खाते, इसलिए एक काम करो, तुम पोहे बना दो। तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने का समय हो रहा है। मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ। इतना बोलकर सुनीता भी वहां से चली जाती है। लेकिन बेचारी आरती अब इस दुविधा में फंस जाती है कि वो किसकी बात माने। अगर वो आलू के पराठे बनाती तो उसकी छोटी भाभी उस पर नाराज हो जाती, और अगर वो पोहे बनाती तो उसकी बड़ी भाभी उस पर अपना कहर बरसाती। इसलिए अब आरती पराठे, आलू की सब्जी और पोहे तीनों ही चीज बना देती है। अब जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो खाने की टेबल पर आलू की सब्जी, आलू के पराठे और पोहे देख उसके दोनों भाई खुश होकर कहते हैं, अरे वाह आरती, आज तुमने पोहे, आलू के पराठे और आलू की सब्जी बनाई है। कुछ स्पेशल है क्या? और हाँ आरती, वैसे ये पोहे देखने में कुछ ज्यादा ही लजीज लग रहे हैं। ये पोहे देखकर तो अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वैसे खाने से पहले मैं भी भैया वाला सवाल पूछना चाहूंगा। आज कुछ स्पेशल है क्या जो तुमने ये सब बनाया है? नहीं भैया, वो मैंने तो बस ऐसे ही बना लिया था। भाभी ने आपकी पसंद बताई और बड़ी वाली भाभी ने आपकी, क्योंकि आप ऑयली फूड नहीं खाते और रवि भैया को मॉर्निंग में पराठे चाहिए थे, इसलिए मैंने दोनों ही बना दिया। भैया, हमारी आरती बड़ी हो गई है, साथ ही अब उसको समझ में भी आ रहा है कि घर को कैसे मैनेज करना है। कह तो तू सही रहा है। अब सोच रहा हूँ मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूं। दोनों भाइयों की बात सुनकर आरती मुस्कुरा जाती है। लेकिन वहीं पास में बैठी अनीता और सुनीता अपने दोनों पतियों की बात सुनकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। कुछ देर बाद अनुज और रवि दोनों ही अपने ऑफिस चले जाते हैं और उनके जाते ही अनीता और सुनीता आरती के सामने से उसकी खाने की प्लेट हटा लेती है। भाभी, ये क्या? अरे इतना सारा खाना पड़ा है इन 4 प्लेटों में, पहले इनको तो खत्म कर, उसके बाद दूसरा खाना खा लियो तू। लेकिन भाभी, ये खाना तो झूठा है।
अरे तो क्या हो गया, तेरे भाइयों का और तेरे भाभी का ही तो झूठा है। अगर तू अपने भाई भाभी का झूठा खा लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी या तेरी इज्जत कम हो जाएगी? और वैसे भी तू ये झूठा ही खाने के लायक है, आई बड़ी ताज़ा खाना खाने वाली। इतना बोलकर सुनीता और अनीता वहां से चली जाती है। तो वहीं आरती अपने भैया भाभी की प्लेट का झूठा खाना खाकर अपना पेट भरती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। समय गुजरता है और एक दिन रवि और अनुज को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है। उनके जाते ही आरती पर सुनीता और अनीता का अत्याचार और बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन आरती किचन में बर्तन धो रही होती है, पर तभी उसके हाथ से एक कांच का ग्लास टूटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर अनीता किचन में आती है, जहां वो टूटा हुआ ग्लास जमीन पर देख गुस्से में आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, इतना महंगा ग्लास तूने तोड़ दिया। अरे तुझे पता भी है ये ग्लास कितने रुपए का लेकर आई थी मैं? अरे आज तक तूने इस ग्लास में पानी तो पिया नहीं, पर जब तुझे उसे पकड़ने को मिला तो जलन से तूने इसे भी तोड़ दिया। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैंने जलन से नहीं तोड़ा, बल्कि गलती से मेरे हाथ से छूट गया। मैं इस ग्लास को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ ये ग्लास आपका फेवरेट है, पर तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना बोलकर अनीता अपनी ननंद आरती पर हाथ उठा लेती है और उसको मारने लगती है। पर तभी वहां आरती की छोटी भाभी सुनीता किचन में आती है, जिसे देख आरती अब वहां से भागकर अपनी छोटी भाभी के पीछे छुप जाती है और सुनीता भाभी, मुझे बचा लो ना, मैंने जानबूझकर ये कांच का ग्लास नहीं तोड़ा, गलती से गिर गया। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। दीदी क्यों कर रही हो ऐसा? अरे अगर इसको कुछ हो गया या ये मर वर गई तो खामखा इसकी मौत का इल्जाम हम पर आ जाएगा। अरे ऐसे मारने से अच्छा है इसे घर से निकाल दो। वैसे भी हमें ये एक फूटी आग पसंद नहीं है। तू सही कह रही है, इसको घर से निकाल देते हैं। कल को जब इनके दोनों भाई आएंगे तो हम इस पर झूठे इल्जाम लगा देंगे कि ये करमजली किसी लड़के के साथ अपना मुंह काला करवा कर भाग गई। और इसी बहाने हमारे पतियों का पैसा इसकी शादी में खर्च भी नहीं होगा। हमारे सास ससुर तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इस नागिन को हमारे सीने पर मूंग धरने के लिए छोड़ गए। इतना बोलकर अब सुनीता और अनीता दोनों ही आरती का हाथ पकड़ती है और उसे घर के बाहर धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। घर के बाहर तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में बेचारी आरती दरवाजे को पीट पीट कर रो रही थी। भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो कीजिए भाभी, मुझसे हो गई गलती, मुझे माफ कर दो। आरती अब दरवाजे पर ही बैठकर काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी दोनों ही भाभियां दरवाजा नहीं खोलती। तो वहीं अब आरती चुन्नी से अपना सर ढककर एक पेड़ के नीचे जा बैठती है। रात से सुबह हो जाती है, पर आरती को कहीं भी रुकने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। जब बारिश बंद होती है तो आरती भीगी हुई दूसरे शहर में पहुंच जाती है और वो एक रेडी वाले के पास जाकर उससे कुछ खाने को मांगती है। भैया मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। शकल से तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन कपड़ों से भिखारन लग रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। चल निकल यहाँ से। एक तो तुम भिखमंगों ने नया नया तरीका निकाला है भीख मांगने का, दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह वो रेडी वाला खुद ही रेडी से आरती को धुतकार के भगा देता है। तो वहीं अब आरती भी अपनी आंखों में आंसू लिए सड़क के बीचों बीच चल रही थी। तेज धूप भी थी और आरती नंगे पैर चल रही थी, जिस कारण आरती को चक्कर आ जाता है और वो एक गाड़ी के आगे टकराकर नीचे गिर जाती है। उस गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी निकलता है और वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में अपने घर ले जाता है। अब आरती की आंख खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। ये मैं कहाँ आ गई? बेटा तुम मेरे घर हो, मेरा नाम मनोज है। तुम मुझे सड़क पर गिरी हुई मिली थी, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपने घर ले चलूं। लेकिन बाबा आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बताया ना मैंने, क्योंकि तुम मेरी गाड़ी से टकरा कर रोड पर बेहोश हो गई थी। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं अपने रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम किचन में जाकर खा लेना। इतना बोलकर मनोज वहां से चला जाता है और आरती भी जब किचन में जाती है तो वो पालक के पकोड़े, मूली के पत्तों के पकोड़े और भी कई तरह के पत्तों के पकोड़े वहां देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो सिर्फ पत्तों के पकोड़े हैं, खाना तो है ही नहीं। एक काम करती हूँ, कल से भूखी हूँ, जल्दी से ये पकोड़े खा लेती हूँ। क्या हुआ अगर खाना नहीं है, मैं इन पत्तों से अपना पेट भर लेती हूँ।
इस तरह अब आरती एक प्लेट में तरह तरह के पत्ते के पकोड़े अपने लिए रखती है और एक रेड सॉस के साथ उसे बड़े ही चाव के साथ खाती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। शाम को जब बाबा आएंगे तो मैं उनसे इस रेसिपी के बारे में पूछूंगी। इस तरह अब आरती अपना पेट भर के घर का काम खत्म कर लेती है और घर को अच्छे से साफ कर सारे सामान को समेट कर रख देती है। अब जब शाम को मनोज घर आता है तो अपने घर को इतना साफ देख वो आरती के पास जाता है और उसका धन्यवाद करता है, जिस पर आरती बाबा से कहती है, बाबा धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए क्योंकि आपने मुझे रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना दिया है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? दिखने में तो तू अच्छे घर की लग रही है, लेकिन फिर। मनोज की बात सुनकर अब आरती उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर मनोज की आंखें भर आती है और बेटी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर तू मेरे घर की वारिस बनती है तो इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। देख, तेरा भी कोई अपना नहीं और मेरा भी कोई अपना नहीं। एक काम कर, तू कल से मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट चलना। वहां पर तू रहेगी तो तू पत्तों के पकौड़े बनाना भी सीख लेगी और मेरा रेस्टोरेंट को चलाना भी। बाबा की बात सुनकर आरती अब उसके रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मनोज आरती को पत्तों के पकोड़े बनाना सिखा देता है और आरती अब पत्तों के पकोड़े बनाने के साथ साथ वो मनोज के रेस्टोरेंट को भी बखूबी संभालने लगती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन मनोज के रेस्टोरेंट में 2 लड़के पत्तों के पकोड़े पैक करवाने आते हैं। मैडम, जरा 5 मिनट अलग अलग तरह के पत्तों के पकौड़े पैक कर दीजिए। वो क्या है ना, यहाँ के पत्तों के पकौड़े बहुत फेमस है और मैं अपनी बीवी के लिए ये पकौड़े पैक करवा कर ले जाना चाहता हूँ। पूरे 2 महीने बाद अपने घर जा रहा हूँ मैं। रवि की आवाज सुनकर जैसे ही आरती पीछे पलटती है तो वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देख हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद आरती तुरंत अपने भाइयों के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। आरती, तू यहाँ कैसे? और तू इस तरह रो क्यों रही है? ये जानने के बाद आरती अब अपने भाइयों को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद अनुज और रवि आरती को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर आरती उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो मनोज के काम को अब अच्छे से संभालने लगी थी। इस तरह रवि और अनुज अब अपने घर जाते हैं तो वो लोग अपनी पत्नी को अपने बहन के साथ किए हुए बर्ताव के लिए कभी माफ नहीं करते। जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है, वैसे ही सुरभि और ज्योति दोनों बहनें पकोड़े लेकर भागती हुई ट्रेन में जाती है। तभी ट्रेन में दोनों बहनों के बनाए हुए पकोड़े की खुशबू से ट्रेन में बैठे हुए यात्री पकोड़े लेने के लिए उन दोनों को आवाज लगाने लगते हैं। तभी दोनों बहनें बारी बारी सभी को पकोड़े देती है, जिससे उन दोनों बहनों की खूब अच्छी बिक्री होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन आगे की ओर निकलने के लिए तैयार होने लगती है। तभी सुरभि और ज्योति दोनों ट्रेन से उतर जाती है। क्या बात है ज्योति, हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बिक्री हुई है आज हमारी। और नहीं तो क्या, हमें तो लगा था कि आज हमारी बहुत ही कम बिक्री होगी क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक से चलने की भी जगह नहीं थी इस ट्रेन में। पर देखो, इस भीड़ को हमारे हाथ का बना हुआ पकोड़ा इतना ज्यादा पसंद आया कि आज तो सारे के सारे पकोड़े ही खत्म हो गए। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी अपना बाकी का सारा सामान उठाकर घर चलते हैं। हाँ बहन, घर जाकर तो हमें घर का भी काम करना है। इसलिए बोल रही हूँ कि जल्दी घर जाते हैं ताकि घर जाकर हम जल्दी से घर का सारा काम खत्म करें। उसके बाद हम दोनों बहनें साथ मिलकर थोड़ा सा आराम करेंगे। आज सुरभि और ज्योति की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी, इसलिए दोनों बहनें बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहनें मिलकर अपने पकोड़ों की दुकान बढ़ाती है और फिर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में सुरभि की चप्पल टूट जाती है। अरे ज्योति, ये देख, मेरी तो चप्पल ही टूट गई, अब क्या करूं? हे भगवान, तेरी चप्पल को भी अभी ही टूटनी थी क्या? अभी तो हमारा घर बहुत दूर है, काफी दूर हमें पैदल चलना है। ऊपर से ये चप्पल भी अभी टूट गई। हाँ ज्योति, अब मैं क्या करूं? रात के अंधेरे में खाली पैर घर कैसे जाऊंगी? अगर मेरे पैर में कुछ चुभ गया तो मैं कल पकोड़े बेचने कैसे आऊंगी? अब तू ही बता कि मैं क्या करूं ज्योति। ऊपर से हमें घर भी जाना है, बहुत लेट हो रहा है। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे सुरभि, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? रुक जा, हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा शांत रह तू।
अरे ज्योति, अब मैं परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ। एक तो वैसे ही हम दोनों बहनें बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ऊपर से चप्पल टूट जाने से सुरभि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ज्योति को सामने एक चप्पल की दुकान दिखाई देती है। दुकान देखकर ज्योति खुशी से अपनी बहन सुरभि से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी शांत हो जा तू, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। यार ज्योति देख, भगवान के लिए इस वक्त तो मजाक मत कर तू, हमारे आसपास कुछ भी नहीं है और तू है कि। सच में हम दोनों में से ना सबसे ज्यादा अगर कोई समझदार है तो वो मैं हूँ, और तू सच में एक नंबर की डरपोक और बेवकूफ है। तुझे सामने वो चप्पल की दुकान नजर नहीं आ रही है क्या? अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं इस दुकान से अपने लिए नई चप्पल खरीद लूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, आज हमारी वैसे भी बहुत अच्छी बिक्री हुई है, उन्हीं में से थोड़े बहुत पैसे तू चप्पल के लिए निकाल ले। आज दोनों बहनों की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी, इसलिए वो दोनों बहनें उन्हीं पैसों में से थोड़े से पैसे लेकर अपने लिए चप्पल खरीदने के लिए दुकान पर जाती है। अंकल, आप मेरी बहन के लिए एक बढ़िया सी चप्पल दिखा दो, इसकी चप्पल टूट गई है, इसलिए हम दोनों चप्पल खरीदने आपकी दुकान पर आए हैं। अच्छा, तो तुम दोनों को चप्पल खरीदनी है, तुम्हारे पास पैसे तो है ना, या फिर तुम दोनों यहाँ बस मेरा समय बर्बाद करने के लिए आई हो? अरे अंकल, आप पैसों की चिंता क्यों करते हो, और वैसे भी हमारे पास भी इतना फालतू समय नहीं है कि हम आपका समय बर्बाद करने आएंगे, हमारा भी एक एक सेकंड बहुत कीमती है। दोनों बहनों की बातों को सुनकर दुकानदार सुरभि को एक बहुत ही प्यारी सी चप्पल दिखाता है। चप्पल देखकर सुरभि का मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी दुकानदार उन्हें चप्पल का दाम बताते हुए कहता है, ये लो, ये चप्पल हमारी दुकान की सबसे सुंदर चप्पल है और इसका दाम है 500 रुपए। 500 रुपए की चप्पल? ये तो बहुत महंगी है। हाँ अंकल, ये तो बहुत महंगी है। आपके पास कोई सस्ती सी चप्पल नहीं है क्या, जैसे 100-150 के दाम में? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 150 रुपए वाली चप्पल दिखाता हूँ। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, बेकार में आ जाते हैं मुंह उठाकर दुकान में। अंकल, हमारा जितना बजट है आप उसी बजट में हमें चप्पल दिखाओ ना, और हमें नहीं खरीदनी महंगी चप्पल। अगर आपकी दुकान में सस्ती चप्पल नहीं है तो आप बता दो, हम यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें सस्ती चप्पल। सुरभि मन मार कर अपने लिए एक सस्ती सी चप्पल खरीद लेती है। उसके बाद दोनों बहनें दुकानदार को पैसे देकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही उनकी माँ अर्चना उनसे कहती है, कहाँ थी तुम दोनों बहनें अब तक? और ये क्या, सुरभि के पैर में ये नई चप्पल कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने पकोड़े बेचकर अपने लिए चप्पल खरीद ली? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, हमारे पास खुद के पैसे बचे हुए थे तो हमने उन्हीं में से अपने लिए एक चप्पल खरीदी है, क्योंकि सुरभि की चप्पल रास्ते में टूट गई थी। अच्छा, चप्पल टूट गई थी या फिर जानबूझकर सुरभि ने अपनी चप्पल तोड़ी है ताकि उसे नई चप्पल खरीदने को मिल जाए? देखो, तुम दोनों का बहाना रोज रोज नहीं चलेगा, समझी बात? आज जितने पैसों की कमाई हुई है वो सारे पैसे मुझे दो और चुपचाप घर का सारा काम करो। बहुत भूख लग रही है मुझे, जल्दी से खाना बन जाना चाहिए। दरअसल अर्चना सुरभि और ज्योति की सौतेली माँ थी, इसलिए वो उन दोनों बहनों पर खूब अत्याचार किया करती थी। इसी तरह से यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह ज्योति की अचानक बहुत तेज तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ सुरभि आती है और सुरभि अपनी बहन से कहती है, अरे ये क्या, तुझे तो बुखार है ज्योति। हाँ सुरभि, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ पकोड़े बेचने नहीं जा सकती हूँ। आज तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा मेरी बहन। अरे तो इसकी चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, मैं अकेले सब संभाल लूंगी, बस तू ठीक हो जा, समझी? ठीक है बहन, तू जा, वरना तुझे लेट हो जाएगा। सुरभि और ज्योति दोनों आपस में बातचीत कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्चना आ जाती है और अर्चना ज्योति से कहती है, क्या बात है, आज तुम्हें पकोड़े बेचने नहीं जाना है क्या? लगता है फिर से तेरी मार लगानी पड़ेगी, तब तुझे समझ में आएगा। नहीं माँ, आज सच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरा बुखार चेक कर सकती हो, मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। चाहे तेरा शरीर बुखार से तपे या फिर जलकर राख हो जाए, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों का जो रोज का काम है वो तुम्हें करना ही होगा, फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए या फिर तुम्हें बुखार चढ़े।
सुरभि, माँ को समझाओ ना कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ, बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी जब मुझे कोई परेशानी नहीं है अकेले पकोड़े बेचने में, तो आप क्यों जबरदस्ती ज्योति को भी मेरे साथ भेज रही हो? 1-2 दिनों के लिए आराम करने दीजिए। जब वो ठीक हो जाएगी तब हम दोनों बहनें साथ मिलकर जाएंगे। लगता है तुम दोनों की मार लगानी पड़ेगी, तब तुम्हें अकल आएगी। और वैसे भी मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों की जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। एक तो तुम्हारी माँ है, तुम दोनों का बोझ मेरे सर पर छोड़ दिया, और तो और तुम्हारा बाप भी तुम्हारी माँ की तरह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तब से लेकर अब तक मैं ही तो तुम्हारा पालन पोषण कर रही हूँ, और एक तुम हो कि मेरी बात नहीं मान रही हो। माँ, कभी कभी तो लगता है कि हम दोनों बहनें कमा कर इस घर को चला रहे हैं। आप तो सारा दिन इस घर में बैठी रहती हो और हमें मारती रहती हो। ये सुनते ही अर्चना को बहुत गुस्सा आता है और अर्चना गुस्से में एक डंडा लेकर आती है और उस डंडे से सुरभि और ज्योति दोनों की पिटाई करने लगती है और जबरदस्ती दोनों बहनों को मार पीट के पकोड़े बेचने जाने के लिए कहती है कि तभी वहाँ एक बबीता नाम की औरत आती है जो कि एक एनजीओ की संस्थापक थी और वो अर्चना को ज्योति और सुरभि के साथ जबरदस्ती करता हुआ देख लेती है। अरे, ये क्या हो रहा है? और तुम क्यों बेरहमी से इन दोनों बच्चियों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है इन दोनों बच्चियों ने तुम्हारा, जो तुम इतना बेरहम हो गई हो अर्चना? अरे मारू नहीं तो और क्या करूं? इन दोनों की जुबान कैंची की तरह चल रही है, इसलिए आज मुझे उनकी जुबान काटनी ही होगी ताकि ये दोनों दोबारा कभी मुझसे जबान ना लड़ाए। नहीं आंटी, हमारी माँ झूठ बोल रही है। आज मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए आज मेरा मन नहीं था काम पर जाने का, और ये है कि जबरदस्ती हम दोनों को मार पीट कर काम पर भेज रही है। बच्चों, शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अर्चना को देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत भरी है। और अर्चना, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम इन दोनों बच्चियों के साथ कितना बुरा बर्ताव करती हो। देखो, ये मेरे घर का निजी मामला है, इसलिए तुम मेरी निजी मामलों में ना ही पड़ो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। सुरभि बेटा, ज्योति बेटा, तुम दोनों भले ही अभी सिर्फ 15 साल की हो, लेकिन इतनी कम उम्र में तुमने बखूबी अपने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा है। और बच्चे, तुम्हारे पास भगवान ने बहुत अच्छा टैलेंट दिया है पकोड़े बनाने का, जिससे तुम अकेले ही खुद को पाल सकती हो। तुम्हारे हाथ के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए तुम्हें इस घर में रहकर अपनी माँ की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बहनें साथ मिलकर अकेले हर चीज हासिल कर सकती हो जिसकी तुम हकदार हो। हाँ आंटी, बिल्कुल ठीक करेंगे। वैसे ही इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें यहाँ कुछ भी आसरा नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों बहनें अब हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर जा रहे हैं। बबीता की बात सुनकर ज्योति और सुरभि दोनों ने फैसला ले लिया था कि अब वो दोबारा अपनी सौतेली माँ का अत्याचार नहीं सहेंगी। इसलिए वो दोनों बहनें मिलकर कुछ टाइम तो रेलवे स्टेशन पर ही पकोड़े बेचकर अपना गुजर बसर करती है और फिर धीरे धीरे अपने लिए किराए पर एक कमरा लेकर हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है।